आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी नायकर, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, झारखंड के अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा, गढ़वा के ही अमर शहीद नीलांबर पीतांबर, बामसेप डीएस फ्लोर और बीएसपी के संस्थापक, अभी हम लोग के बीच हमारे रियाज सर आए हैं। आप आए, आगे आ जाए सर। अब बालिका उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल हैं श्री रियाज अहमद जी, आप आए और माल्यार्पण करके स्थान ग्रहण करें। पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, इसका मतलब यही हुआ। और इसका निर्माण अभी हमारे कर्मचारी साहब आपको बता रहे थे 6 दिसंबर 1978 को कांसीराम जी ने किया। माननीय कांसीराम जी से सभी लोग वाकिफ हैं। आज यह जो बामसेप है, ये बामसेप के नाम पर इस देश में 23 संगठन काम करता है। 23 और सभी लोग यह बोलते हैं, अभी चूंकि हमारे कुछ साथी इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि ये नकली लोग हैं। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो नकली लोग हैं और हम लोग असली। तो आज इस परिस्थिति में चूंकि अभी 4-5 राज्यों का चुनाव हुआ है, उसमें अमेरिकावादी ताकतों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या उपलब्धि रही है। आज हम लोग पूरे इलाके में घूमते हैं, दलित बुद्धिजीवियों से बात होती है, लोग निराश हैं, काफी हतोत्साहित हैं कि इस देश में फुले अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट का क्या होगा। जैसा लोग चाहते हैं आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। काफी लोग चिंतित हैं। हम लोगों से भी अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, कहीं कहीं लोग उलझ भी जाते हैं। तो उसके बाद यह जो मीटिंग है गढ़वा में, इसको आपको विशेष रूप से थोड़ा सा समझने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस देश में शेड्यूल कास्ट की संख्या नेशनल लेवल पर 15% है, शेड्यूल ट्राइब 7.5% है, बैकवर्ड लगभग 52% है, माइनॉरिटीज आज के डेट में लगभग 14-15% है। इतनी आबादी जिसको हम बहुजन कहते हैं, बहुजन समाज की है। और लगातार आज से 2500 वर्ष पहले यहां गौतम बुद्ध आए। यह जो नारा है कांसीराम साहब का नहीं है। आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने बहुजन शब्द इजाद किया था। बहुजन मतलब होता है बहुसंख्यक। इसको आप इस देश के मूल निवासी भी बोल सकते हैं। तो आज ये 2500 वर्षों से इस देश में समता समानता स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। इसके लिए हमारे तमाम महापुरुष, जिसको हम सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहते हैं, ज्योतिबा फुले, 1848 में इन्होंने शुरुआत किया। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज आए। ये सभी लोग, हमको लगता है रिजर्व कैटेगरी के सबों को आरक्षण मिला है। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि इस देश में सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत छत्रपति साहू जी महाराज ने किया था। 1902 में रिजर्वेशन की शुरुआत उन्होंने इस देश में किया। नारायण गुरु को आप जानते हैं, पेरियार को जानते हैं। ये सभी लोगों ने इस दलित शोषित समाज के लिए संघर्ष किया। और हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, गैर बराबरी पर आधारित, जात पात पर आधारित, छुआछूत पर आधारित,
शोषण पर आधारित इस व्यवस्था को मिटा करके समतामूलक व्यवस्था निर्माण के लिए सभी गुरु और महापुरुषों ने संघर्ष किया। और कुल मिला करके जो इस मिशन को हम बोलते हैं कि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, फूलेवादी हैं, फूले अम्बेडकर के मिशन को मानने वाले लोग हैं, तो यह जो मिशन है 108 साल का है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1848 से 1821 मूवमेंट को आगे बढ़ाया और बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद उनका मिशन या उनका मूवमेंट रुक सा गया था। और उन्होंने कहा भी था अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, कि इस कारवां को बहुत ही मुसीबतों में, बहुत ही मुसीबत को झेल करके मैं यहां तक लाया हूं। अगर इसको आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी नहीं हटने देना। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की लाइन है, आप सभी लोग जानते हैं। यह जो कारवां है, इस कारवां को बहुत मुसीबत और झंझावतों को झेल करके हमने यहां तक लाया है। अगर इसको आप आगे ना बढ़ा सकें तो पीछे भी मत धकेलना। हो सकता है इसमें कोई उस तरह का व्यक्ति आएगा जो इस कारवां को आगे बढ़ाएगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। उनके बाद 1964 में माननीय कांशीराम जी बाबा साहेब अम्बेडकर के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की शुरुआत की। आप लोग भी जानते हैं कांशीराम साहेब नौकरी करते थे, वो भी एम्प्लॉय थे और 30 साल की उम्र में 15 मार्च 1934 को उनका जन्म हुआ। वो महाराष्ट्र के पुणे में किरकी एक जगह है, वहां एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में साइंटिस्ट थे, असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे। कुछ बिंदुओं पर वहां के मैनेजमेंट से, चूंकि समय कम है, हमारे बहुत वक्ता हैं, बहुत उस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और काफी नजदीक से उन्होंने महसूस किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो पार्टी बनाई है इसी को मजबूत किया जाए और इसी के बैनर तले पूरे देश में बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। और जब उसमें वो जुड़े तो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जितने लोग काम करने वाले लोग थे, उनके साथी थे, सभी धीरे धीरे उनके संगठन, उनके पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टियों में जा रहे थे। मैक्सिमम लोग कांग्रेस पार्टी में चले गए। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद के जितने नेता थे, उनके साथ काम करने वाले सभी लोग दूसरे पार्टियों में चले गए या जाने लगे, कमजोर होता गया आरपीआई। बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब ने इसको बहुत नजदीक से देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बढ़िया मूवमेंट चलाया, तो इनके साथ काम करने वाले लोग इनको मूवमेंट को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, ये दूसरे पार्टियों में क्यों जा रहे हैं। तो उनको 1971 तक पूरा आरपीआई लगभग समाप्त हो चुका था। इसको माननीय कांशीराम जी ने स्टडी किया, महसूस किया, तो उन्होंने कुछ चीज उनको मिला और उन्होंने यह महसूस किया कि जिस समाज का गैर राजनीतिक जड़ मजबूत नहीं होता, उस समाज की राजनीति कभी टिकाऊ नहीं हो सकती। आज बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ काम करने वाले जो लोग थे, वो क्यों भागने लगे? इसलिए भागने लगे कि उनका कोई गैर राजनीतिक जड़ मजबूत नहीं था, कोई गैर राजनीतिक रूट मजबूत नहीं था। पढ़े लिखे कर्मचारियों का या बुद्धिजीवियों का सपोर्ट उनके साथ नहीं था। इसलिए लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट को छोड़ करके एमपी एमएलए बनने के चक्कर में दूसरी पार्टियों में जाने लगे। और इन्होंने एक चीज और देखा, ये जो हमारे महापुरुष थे ज्योतिबा फूले, आप लोग भी जानते हैं, बहुत लोग ये समझते हैं कि ये जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं मैक्सिमम चमार होते हैं। ऐसा नहीं है। यह जो आंदोलन है, यह जो बहुजन मूवमेंट है, ये चमारों का नहीं है। बुद्ध कौन थे आप लोग जानते हैं। ज्योतिबा फूले माली समाज के थे, पिछड़े वर्ग के थे। छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी जाति के थे। नारायणा गुरु साउथ में एक बिरादरी होती है ओबीसी में,
क्या था तो बिरादरी इजवा बैकवर्ड एक जाति है। पेरियार रामास्वामी नायडू को भी जानते हैं कि कौन से बिरादरी के थे, ओबीसी से थे। तो इनका यह जो मूवमेंट है मतलब कोई दलितों का मूवमेंट नहीं, पिछड़ों का मूवमेंट है। मेन जितने ये लोग हुए सब ओबीसी क्लास के थे, बैकवर्ड क्लास के थे, वो इसमें शेड्यूल कास्ट के नहीं थे। बाबा साहब माननीय कांशीराम जी ने महसूस किया कि इनका यह आंदोलन तभी सफल रहा इनके कार्यकाल में, इसलिए कि इनके बिरादरी के जो लोग थे वो थोड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे, इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। फुले साहब के जो समाज के लोग थे, साहू जी महाराज चुटिपुतो राजा थे, उनके समाज के लोग, सभी लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनको आगे बढ़ाया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जो बिरादरी के लोग थे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर को अब अपने जीते जी कैसे किए वो अपना मैनेज किए, लेकिन उनके देहावसान के बाद, परिनिर्वाण के बाद उनके सोसाइटी के लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वाले जो लोग थे एक अपना स्ट्रेंथ न बना के, अपनी एक ताकत न बना के दूसरे जगहों पे जाने लगे। ये कांशीराम साहब ने ऐसा रिसर्च किया और इन्होंने महसूस किया कि अगर इस समाज के लोगों को तैयार करना है, क्योंकि बाबा साहब ने भी एक सपना देखा था। बाबा साहब ने आपको राइट टू वोट दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है, नहीं दिया है? वो वोट देने का अधिकार आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि यह जो दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के लोग हैं, आज भले वो जागरूक नहीं है, समझदार नहीं है, लेकिन जिस दिन ये अपने इनमें राजनीतिक सामाजिक जागरूकता आ जाएगी, अपने वोट का इस्तेमाल करके इस देश का पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संपूर्ण विकास की पूंजी राजनीतिक सत्ता में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक आपके हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, कभी आपकी तरक्की नहीं होगी। आप लोग महसूस करते हैं, हमारे सर अभी बोल रहे थे कि हम पर सबकी नजर है। आज नौकरी करने वाले लोग और गुलामी करते हैं, सबको डर है कि अगर हम सत्ता के विरोध में बोलेंगे, व्यवस्था के विरोध में बोलेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा है या नहीं है? लेकिन जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता है, जिनका अपना एमपी एमएलए है, जिनका अपना मिनिस्टर है, जिनका अपनी सरकार है, वो लोग डरते हैं क्या? संपूर्ण विकास की पूंजी राजनीतिक सत्ता में है और बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक सत्ता गेन करना चाहिए। इसी उद्देश्य से बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन वो ताश हार गई और उसके बाद सबका नजर जो कांग्रेस के रणनीतिकार थे उस समय, चूंकि कांग्रेस की वही स्थिति थी जो आज बीजेपी की है, इनके पेशाब से चिराग जलता था उस समय, आज इनका चल रहा है। तो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इस पर रिसर्च शुरू किया, शोध शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में इन लोगों को पता चला, इनकी जो कमेटी थी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि कांशीराम जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और उनके पार्टी को 2% वोट मिलने के कारण कांग्रेस पार्टी को इतना नुकसान हुआ। और इन लोगों ने तय किया कि आज बीएसपी शैशवावस्था में है। शैशवावस्था समझते हैं ना, बच्चा जब जन्म लेता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर युवावस्था, सब अवस्था है। तो उस समय बीएसपी शैशवावस्था में थी। इनको लगा कि आज यह स्थिति है, इनको आज ही अपना हमको डैमेज कर सकते हैं। तो अगर कांशीराम को रोका नहीं गया तो आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी। तब इन लोगों ने किया कि आखिर कांशीराम को कमजोर कैसे किया जाए, कांशीराम के संगठन को तोड़ा कैसे जाए। इन लोगों को पता चला कि बामसेफ एक संगठन है जिसको कांशीराम जी ने बनाया है और बामसेफ ही इनका गैर राजनीतिक रूप है। जब तक बामसेफ को नहीं तोड़ा जाएगा, कांशीराम कमजोर नहीं होगा। तो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, चूंकि उनकी हुकूमत थी पूरे देश में, उन्होंने कांशीराम जी के निकटतम 100 सहयोगियों का लिस्ट तैयार किया। 100 लोगों को तैयार किया और उनको साम, दाम, दंड, भेद जैसे भी हो 100 लोगों को तोड़ा।
पामसेप के नाम पर आज जो संगठन बन रहे हैं, ये लोग अलग हुए और 1987 में 100 लोग अलग हुए। 100 कार्यकर्ता को कांग्रेस ने खरीदा और इन्हीं लोगों ने 1988 में पामसेप नाम का रजिस्ट्रेशन करवाया। इस बात को आपको विशेष समझने की जरूरत है। यही हमारे लिए चुनौती है, कर्मचारी साहब, यही चुनौती है। आज जो ये 50 को 23 को जो पामसेप चल रहा है, यही लोग हैं जो जिन लोगों ने कांसीराम जी को धोखा दिया और 1988 में चूंकि कांसीराम जी ने जो संगठन बनाया था पामसेप, गैर राजनीतिक संगठन, जैसे पेड़ आप देखते हैं, पेड़ के जमीन का भाग कहीं दिखाई नहीं देता, दिखाता है जयराम जी, लेकिन पेड़ को जिंदा रखने के लिए पूरा तत्व नीचे से मिलता है। तो उसी तरह से मान्यवर साहब ने जो है पामसेप बनाया था, गैर राजनीतिक, ये रूट ऑर्गेनाइजेशन था। पामसेप इज रूट ऑर्गेनाइजेशन और बहुजन समाज या बीएसपी भी कह सकते हैं, ये रूट ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने चूंकि इस देश में हजारों कर्मचारी संगठन है, जो कर्मचारियों का है, कर्मचारियों के द्वारा है और कर्मचारियों के लिए है, उनका वेतन भाता वृद्धि ये सब के लिए लोग काम करता है। लेकिन मान्यवर साहब ने, आइए डॉक्टर साहब आगे आ जाइए बेटा, पावन मेश्राम और बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने 1988 में पामसेप को रजिस्टर्ड करवाया और उस समय इन लोगों ने आरोप भी लगाया था, भी आप जान लीजिए ये हमारे लिए चुनौती है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कांसीराम जी, आज भी अगर उन लोग से बात करिएगा तो लोग बोलेगा कांसीराम जी ने राजनीति शुरू कर दिया। कांसीराम एक एक चीज बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर किया और इन लोगों ने वही आरोप लगाया उस समय कि कांसीराम जी चूंकि पॉलिटिकल पार्टी बना लिए इसलिए हम लोग अलग हो गए। लेकिन आज आप देखिएगा वही लोग जो 1988 में अलग हुए, इन लोगों ने भी अपनी अपनी पार्टी बना ली। डीके खापर्डे से कुछ दिन अलगे हुए तो पावन मेश्राम अलगे हो गए। पावन मेश्राम ने भी पार्टी बनाई, बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन मुक्ति मोर्चा, चारपाई छाप चुनाव लड़ता है। ये लोग भी इससे लड़ रहे हैं। सबका दुश्मन आज इस देश में जितना यहां दलित ऑर्गेनाइजेशन है, सबका मात्र एक दुश्मन है और वो दुश्मन कौन है? हाँ, डीएसपी और मायावती। ये इनकी लड़ाई आरएसएस से नहीं है, इनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, इनकी लड़ाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से नहीं है, इनकी लड़ाई किससे है? बीएसपी से। इनकी लड़ाई मायावती से। सब लोग मायावती मायावती, ये कर दी, मायावती वो कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अरे आप क्या कर रहे हो? एक एक पाया लोग खींच रहे हैं। आज पूरे देश में जो दलितों की दुर्दशा हो रही है, बहुजनों की जो दुर्दशा हो रही है, यही वजह है। इसलिए यह मीटिंग की प्रासंगिकता यही है कि इसको आप लोग समझें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि दिशा सही हो तो दशा में बदलाव आती है और दिशा गलत हो तो दुर्दशा हो जाती है। आज यहाँ का जो अम्बेडकरवाद है, यहाँ का जो फूलेवाद है, ये संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज लगभग 10 लाख संगठन बन गए हैं शेड्यूल कास्ट का। फूले और अम्बेडकर के नाम पर, बहुजन समाज के गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर 2 लाख संगठन रजिस्टर्ड है। और सब लोगों की शिकायत क्या है? आज हृदय पर हाथ रख के आप लोग देखिए, महसूस करिए, महाराष्ट्र में अगर वहां बुद्ध, अम्बेडकर, फूले और साहू जी महाराज के मानने वाले लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो हमेशा इनकी हुकूमत वहां बनेगी, इनकी सरकार बनेगी। लेकिन एकजुट नहीं है, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। आज इन लोगों का पूरा प्लानिंग है, ये प्लानिंग इनका नहीं, ये प्लानिंग आरएसएस का है, ये प्लानिंग सत्ताधारी जमात का है। यह प्लानिंग आज जो परिकल्पना कर रहे हैं लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसको बढ़ भी रहे हैं। ये जितना दलित शोषित बहुजन समाज में टूट है, उन्हीं लोगों के इशारे पे हो रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अगर फूले अम्बेडकर के मानने वाले लोग आप हैं तो निश्चित रूप से
बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद उनके मूवमेंट को अगर कोई आगे ले गया तो उस व्यक्ति का नाम है कांसीराम जी, मान्यवर कांसीराम जी। हम लोग नारा भी लगाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा। तो निश्चित रूप से इस विचारधारा के साथ हम लोग को रहना चाहिए। बाबा साहब के चरणों में सब नमन करते हुए उत्सव गार्डन में उपस्थित सारे बुद्धिजीवी लोगों को मेरी तरफ से जय का अभिवादन है एवं मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि को जय का अभिवादन। और आम से का कैडर प्राप्त राय सर ने बहुत सारी बातें बता दी। जवाब से विस्तार नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसलिए हम सबों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम लगभग अलग अलग संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, अभी जारी है। लेकिन ऐसा कार्यक्रम सदियों से होते आया है। सदियों से होने आने का मतलब यूं कह सकते हैं इस तरह कार्यक्रम भगवान बुद्ध का काल से भी शुरू हुआ है, जो निरंतर होते आया है। ऐसा नहीं है लोकाश्रम नहीं हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन को करने के लिए बहुत से लोग आगे आए, चाहे वो सामाजिक क्रांति का आंदोलन हो, वैचारिक क्रांति का आंदोलन हो, या हक अधिकार का आंदोलन हो, या गैर बराबरी का आंदोलन हो, कोई न कोई आया करते रहा। खास करके देखेंगे आप किस तरह का आंदोलन करने के लिए जितने बहुजन नायक हुए, समाज सुधारक हुए या क्रांतिकारी पुरुष हुए, वो सबसे ज्यादा लगभग पिछड़ी जाति का जैसा ने बताया भी, और उस कारमा को आगे बढ़ाया। लेकिन आज भी पिछड़ी जाति या समुदाय के लोग इससे दूर है। इसके पीछे बहुत सारा काम हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन को उन्होंने अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया और आज तक चला रहा है। तथागत बुद्ध काल से लेकर करके डॉक्टर अम्बेडकर से जन्म से पहले तक अगर देखेंगे तो लगभग पिछड़ी जाति पैदा हुए। और ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि इस मुस्लिम मूवमेंट से बिल्कुल उनके पूर्वजों आज भी नहीं समझ सके इस बात। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने उन महापुरुषों को, पूरे समाज के महापुरुषों को विचारधारा को लेकर करके आज आगे बढ़ाया और चला आ रहा है यहाँ पे। जब हम संघर्ष की बात करते हैं या संघर्ष के इतिहास को देखते हैं तो 1848 से लेकर करके 1956 का राजनीति में पहुंच गया। IAS डॉक्टर इंजीनियर भी बन गए, मंत्री भी बन गए हमारे लोग। लेकिन सामाजिक गैर बराबरी खत्म नहीं हुआ है, आज भी जोरों से झगड़ा हुआ है, अभी भी झगड़ा हुआ है। आज भी हमारे समाज के लोग मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, मंदिर जाने पर उसे दंडित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, या जात के नाम पर, छुआछूत के नाम पर इसे अपमान किया जाता है। इसके पीछे बहुत सा कारण भी हो सकता है, लेकिन उसमें से ऐसा लगता है कि मुख्य कारण कहीं न कहीं हमारा संस्कृति भी रहा हो या है। जैसे हम लोग का अपनी पुरानी संस्कृति जिसको बात करते हैं वो श्रमण संस्कृति थी, और श्रमण संस्कृति एक हमारी संस्कृति है जिसको छोड़कर करके हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग दूसरे का संस्कृति को अपनाया है, जो अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर गया, जिसके कारण आज के समय में हम लोग भी टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं और उसको आज सनातन धर्म का प्रचारित किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है।
लेकिन ऐसा भी कहा गया है, अभी रघुराई सर ने कहा कि जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है उसका राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है। लेकिन इसके पीछे और है कि जिसकी सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होती है उसका राजनीतिक सत्ता की जड़ें भी मजबूत होती है। आज वर्तमान के समय में आप सब जानते हैं कि वर्तमान सरकार की सांस्कृतिक जड़ें इतनी मजबूत है, सिर्फ हिंदू और हिंदू को नारा देकर, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा बनाकर प्रसार करके चुनाव जीत जाते हैं। जो हमारे समाज के लोग शिक्षित होकर अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं, उनके पास समय भी है, धन भी है, दिल दिमाग है, स्मरण शक्ति है, फिर भी वो डरे हुए हैं। इसके पीछे कुछ तो कारण है। कारण देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सत्ता नहीं है, हम संस्कृति को छोड़ चुके हैं। जब हमारी संस्कृति और सरकार नहीं है तो अगर जो न्याय देने वाले लोग हैं तो वो लोग तो पुरानी विचारधारा से ग्रसित है, इसलिए लोग न्याय नहीं मिलने की वजह से हमारे जो कर्मचारी संघ के लोग हैं या हम जैसे लोग हैं, लोग डरे से भी हो जाते हैं। बहुत सारी कारण हो सकता है, इसलिए हमारी सरकार होना बहुत जरूरी है। तो नेता हो या जनता, वे लोग लोहियावादी, गांधीवादी या गोलकरवादी, मार्क्सवादी की विचारधारा पर चलकर सामाजिक गैरबराबरी को खत्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमको खुले अम्बेडकरी विचारधारा में चलना होगा। अभी वर्तमान सरकार का जो विचारधारा है वो सबको जानते हैं कि गांधीवादी है, मार्क्सवादी है। इसके चल करके समाज को कल्याण नहीं किया सकता है या समाज में उसको समता समानता का उम्मीद नहीं किया सकता है। एक मेरा इशारा है, सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने की नौटंकी करने वाले व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता। आज खास से यदि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानव काशीराम यदि होते तो हम लोग आप लोग सब है सोते तैयो चलता, लेकिन आज हम लोग के बीच नहीं है। तो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब के मिशन को काशीराम, मानव काशीराम जी बहुत आगे बढ़ाए। इसके बाद जो भी मिशन जहाँ है वही हम लोग भाषण में कहते हैं कि मिशन कौन पढ़ा रहे, मिशन कौन पढ़ा रहे, लेकिन मिशन जहाँ है वही। तो एक मेरा छोटा सा सुबह हम घूम रहे थे, तक चलते चलते एक पंक्ति जोड़ा, आपको सोचने के लिए मजबूर हो। ऐ मेरे भीम बाबा, मैं गायक नहीं, ऐ मेरे भीम बाबा तू लौट के आजा, बिन तेरे मिशन अधूरी है। ऐ मेरे भीम बाबा तू लौट के आजा, बिन तेरे मिशन अधूरी है। ऐ मेरे मान्यवर काशीराम बाबा तू लौट के आजा, बिन तेरा मिशन अधूरी है। आके तू देख हम सबकी हालत को, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे सब खुशी अधूरी है। आके देख तू हम सबकी हालत को, बिन तेरा हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे भीम बाबा तू लौट के आजा, बिन तेरा मिशन अधूरी है।